जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रावलपिंडी के अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है। दोस्तों, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा दावा। दोस्तों, अदियाला जेल में मिलने गई बहन को घसीट कर भगाया। जी हाँ, हजारों कार्यकर्ता पहुंचे जेल के बाहर। बताएंगे कि क्या है ये खबर और इसके पीछे आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी की साजिश, और दावे में क्या क्या दावा किया गया है। मौत के दावे पर पाकिस्तान ने क्या कहा। पूरा पाकिस्तान छावनी में तब्दील हो गया। दोस्तों, पीटीआई समर्थक आक्रोशित होकर भारी भरकम हंगामा करने लगे। बताएंगे सबसे बड़ी अहम जानकारी। इसी बीच आपको बताएंगे हिंदू ईसाइयों पर अत्याचार के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से लगी लताड़। इस रिपोर्ट में खुली शहबाज सरकार की असली पोल। तो वहीं रेयर अर्थ मामले में खत्म होगी चीन की दादागिरी। भारत ने चल दी 7,000 करोड़ की चाल। कैसे? वहीं एशिया में अब चीन बादशाह, भारत जापान की बड़ी ताकत, अमेरिका का लेकिन हुआ बुरा हाल। दोस्तों, बताएंगे किस इंडेक्स में हुआ सबसे बड़ा ये खुलासा। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते कि पीओके आने वाले समय में भारत का होकर रहेगा, भारत का ये क्षेत्र भारत को वापस मिलकर ही रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या मामले में बलूचिस्तान विदेश मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अपने दावे में बलूचिस्तान विदेश मंत्रालय ने इमरान खान की हत्या के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आसिम मुनीर को दोषी ठहराया है। उसने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आसिम मुनीर की साजिश के तहत पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या कर दी गई है। हालांकि अब तक इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जेल के बाहर ही लगी पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की बहनों और बाकी घर वालों को जेल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से उनकी हत्या का शक गहरा रहा है। बलूचिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से दावा करते हुए यह कहा गया कि पाकिस्तान जेल के अंदर इमरान खान की हत्या हुई है, जिन्हें काफी समय से हिरासत में रखा गया था। इस पोस्ट में मीडिया आउटलेट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि उनकी हत्या आसिम मुनीर और आईएसआई एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई है। अगर ये जानकारी सही है तो यह आतंकवादी देश पाकिस्तान का अंत होगा। दुनिया के सामने सच आते ही इस देश की बची खुची मान्यता भी खत्म हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या आनन फानन में हत्या के बाद जेल से हटा दिया गया इमरान खान का शव। जैसी रिपोर्टिंग है हम वैसा ही आपको बता रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान के पार्थिव शरीर को लेकर भी अफगानिस्तान टाइम्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर संदेहास्पद तरीके से अदियाला जेल से हटा दिया गया है। ये शक और ज्यादा गहरा रहा है जब इमरान खान के समर्थकों की मांग है कि अगर इमरान खान सुरक्षित है और जीवित है तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा परिजनों से या फिर कार्यकर्ताओं से। सोशल मीडिया पर भी लोग शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए इमरान खान के मौत की रिपोर्ट को बकवास बताया है, लेकिन मुश्किल समय में इमरान खान को छोड़कर भागने की वजह से समर्थकों को उनकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और उसके मंत्री इस बात पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बात को दबाया जा सके और तब तक लाश को ठिकाने लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई पार्टी के हजारों समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और अधिकारियों से अपने नेता की सेहत के बारे में जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ समर्थकों को काबू में रोकने और किसी भी हिंसक घटना पर को कंट्रोल करने के लिए जेल के बाहर सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की बहनों अलीमा खान, डॉक्टर उजमा और नौरीन नियाजी और पार्टी के दूसरे नेताओं ने जेल के पास फैक्ट्री नाका पर धरना दे दिया है। उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। दोस्तों, वाकई में दोस्तों यह दावा बलूचिस्तान ने किया है और जो बलूचिस्तान दावा कर रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस खबर को बेबुनियाद बता रहा है, लेकिन दोस्तों अगर वाकई में यह खबर बेबुनियाद है तो फिर इमरान खान के परिजनों को, उनकी बहनों को, कार्यकर्ताओं को इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। चलिए, इमरान खान के समर्थकों को नहीं मिलने दिया जा सकता, समझ में आता है, लेकिन परिजनों को तो मिलने दिया जाना चाहिए। ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो
रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ी कोई साजिश रची है। हालांकि आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि रियलिटी क्या है, लेकिन इस प्रकार से जब नेता जेल में भी सेफ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बिल नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर आतंकवादियों से कोई महफूज हो सके। और अगर वाकई में इमरान खान की हत्या हुई है तो इसके पीछे कोई और नहीं दोस्तों, आसिम मुनीर का पूरा हाथ होगा। क्योंकि इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में काफी समय से गर्मा गर्मी देखने को मिली है और हीट कन्वर्सेशन और काफी गंभीर बयानबाजी भी शुरू से देखने को मिली है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इंतजार करते हैं और रिपोर्ट्स के आने की और जानकारियां सामने आने की। बहरहाल दोस्तों, जो खबरें थी वो हमने आपको बता दिया है। आपकी इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दिल में मचा खौफ, राजनाथ सिंह जी के सिंध पर धमकी और पीओके में बिगड़ते हालात से सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। राजनाथ सिंह जी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मची है, लेकिन सिर्फ सिंध ही नहीं, पाकिस्तान के कई हिस्से अस्थिरता से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन पर कभी भी जंग छिड़ने का खतरा है। इन सब के बीच पीओके में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, हर दूसरे दिन भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। जबकि देश में खराब हालत के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गीदड़ भभकी देने में लगे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बुधवार को मरकाए हक के दौरान अपनी सेना की तारीफ की और दावा किया कि भारत के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान का ग्लोबल कद बढ़ा है। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो उन्हें रोकने में पाकिस्तान की सेना बुरे तरीके से नाकाम रही। भारत ने जब 11 एयरबेस पर हमले किए तो पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया। हकीकत यह है कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात के बाद 10 मई तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के एक भी लड़ाकू विमानों ने उड़ान तक नहीं भरी। अब ऐसे में पाकिस्तान जब 1971 और कारगिल युद्ध में भी खुद को विजेता बताता है तो फिर भला 4 दिनों संघर्ष में वो कैसे अपने आप को यानी खुद को हारा हुआ बताएगा। पाकिस्तान की सेना ने भारत के साथ चले 4 दिनों के संघर्ष को मरकाए हक का नाम दिया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये बात नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही, जो जनरल हेडक्वार्टर आए थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बढ़ते जियोपॉलिटिकल अस्थिरता, सीमा पार आतंकवाद और हाइब्रिड खतरों से बने अस्थिर रीजनल माहौल पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक आसिम मुनीर ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि राजनाथ सिंह जी का इस बयान के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दिल में कैसा खौफ बैठा है दोस्तों, उनके इस बयान से ही साफ साफ झलक रहा है। तो वहीं आपको बता दें, हिंदू ईसाइयों पर अत्याचार के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से लगी लताड़, रिपोर्ट में हुई खुली शहबाज सरकार की पोल। दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ आम नागरिकों के अलावा उनकी सरकार भी भेदभाव करती है। पाकिस्तान सरकार के इस कारनामे पर अब अमेरिका के एक सांसद ने भी ध्यान दिया। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी के दमन और उनके खिलाफ सरकार की भेदभावपूर्ण पॉलिसी पर चिंता जताई है। दरअसल पाकिस्तान की टॉप मानवाधिकार संस्था ने इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उनकी नाबालिग बच्चियों से बिना परिवार और उसकी मर्जी से शादी करवाई जा रही है। ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ा है। अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर जिम रिश्म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान की सरकार इश्निंदा कानून और अन्य भेदभावपूर्ण पॉलिसियों को लागू करके अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आजादी का दमन जारी रखे हुए है। यहाँ मॉब वायलेंस, हेट स्पीच, मनमानी गिरफ्तारियों और जबरन धर्मांतरण की वजह से असहिष्णुता का माहौल अक्सर अनियंत्रित बना रहता है। वहीं आपको बता दें, रेयर अर्थ मामले में खत्म होगी चीन की अब दादागिरी। भारत ने चल दी 7,000 करोड़ की चाल। दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स ही आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। आपकी इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, यहाँ तक कि
की डिफेंस के जरूरी उपकरण, ये सब इनके बिना बन ही नहीं सकते। और इन्हीं जरूरी तत्वों को लेकर चीन पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखाता आया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी चीन की मनमानी यानी कि मोनोपोली को चुनौती देने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट एक बहुत बड़े फैसले पर मुहर लगा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक साथ 4 बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने कुल 19,919 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के लिए खास तोहफे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी है। भविष्य की तकनीक को देखते हुए सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM स्कीम पास की है। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका मकसद भारत में ही हाईटेक मैग्नेट बनाना है। यह मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ी और मोबाइल फोन में यूज होते हैं। अभी हम इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इस फैसले से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर एशिया में अब चीन बादशाह, भारत जापान की बड़ी ताकत, अमेरिका का हुआ बुरा हाल। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में हुए बड़े खुलासे बता दें। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रसिद्ध थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट ने सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के मुताबिक 2019 के बाद पहली बार रूस ने एशिया में अपना पूरी ताकत में सुधार किया है। वहीं एशिया में भारत और चीन की ताकत पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ी है। जापान भी इस इंडेक्स में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दिया। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका कभी एशिया में सबसे प्रभावशाली देश हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उसकी साख को गहरा धक्का लगा है। बुधवार को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक एशिया में रशिया की ताकत वापस बढ़ रही है, क्योंकि किले जैसे रशिया ने यूक्रेन विवाद के बाद G7 सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है। लोवी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप में रूस के फिर से उभरने के पीछे बड़ा कारण चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ उसकी डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। कुल मिलाकर रशिया एशिया में 5वीं सबसे असरदार ताकत है, जिसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया से खोई हुई अपनी जगह वापस पा ली है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान की ड्रामेबाजी, कहा भारत में मुसलमानों की विरासत को है इससे खतरा, यूनाइटेड नेशन से कर दी अपील। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान में लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों के शोषण, बलात्कार और हत्याओं पर नजरें फेर लेने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे भारत के अल्पसंख्यक और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को तगड़ा खतरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने झूठ का पुलिंदा गढ़ते हुए कहा है कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और हिंदुत्व की सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिशों को दिखाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण और ध्वजारोहण को पाकिस्तान ने चिंता और गंभीरता के साथ लिया है। वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में न रखते हुए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादतगाह थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। दोस्तों भारत पर तो आरोप लगा रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत में मौजूद शारदा पीठ मंदिर यानी हिंदू मंदिरों की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहा। शारदा पीठ मंदिर कराची का 150 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर, रावलपिंडी स्थित 1930 में बना मोहन मंदिर जैसे हिंदुओं के धार्मिक विरासत विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। इन पर सरकार का और स्थानीय लोगों का कब्जा है। इन पर एक शब्द ना बोलने वाला पाकिस्तान कहता है कि भारत में ऐसे ही कई मस्जिदों पर खतरा है और इसे नष्ट किया जा रहा है। यानी अपनी कमी नहीं देख रहा पाकिस्तान, भारत में कमी निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत में हर एक समुदाय के लोग पूरे तरीके से सुरक्षित अपने आप को मानते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट दिसंबर से चालू, लंबे समय से थी बंद। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगले महीने से डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट शुरू होने जा रही है, जो दोनों देशों के बीच संपर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ढाका के एक शीर्ष राजनयिक ने बुधवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। हालांकि इस वर्ष दोनों देशों के संबंधों में सुधार आने के बाद 2 पाकिस्तानी निजी एयरलाइनों को हाल ही में सीधी उड़ानों यानी डायरेक्ट फ्लाइट के लिए मंजूरी मिली है। यानी कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की सरकार में कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में तालमेल बैठता नजर आ रहा है, कैसे आपस में दोस्ती बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जबकि आज अगर बांग्लादेश का वजूद है तो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से। फिर भी
भारत को भूलकर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ा रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो, और यही वजह है कि हम नहीं चाहते या कोई भारतीय नहीं चाहता कि शेख हसीना की वापसी हो बांग्लादेश में या शेख हसीना का प्रत्यर्पण हो। आपकी क्या राय है शेख हसीना को लेकर, जरूर बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।